अगर किसी भी चीज के वर्तमान स्थिति को समझना है तो पहले उसके कुछ अतीत के भी बातों को क्या करना होगा, समझना होगा। अतीत का यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह या फिर कहें कि भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु आवश्यक है। मतलब कि हमें क्या है कि अतीत को जानने के लिए, और अतीत का यह जो ज्ञान है वो किसी भी एक व्यक्ति हो या फिर एक समूह हो या फिर पूरा भारत हो, पूरे देश को जानने की क्या है, आवश्यकता है। क्योंकि जब तक पूरे अतीत को नहीं जानेंगे तब तक इसके वर्तमान स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। यानी कि वर्तमान स्थिति को समझने के लिए पहले हमें उसके कुछ अतीत के बातों को क्या करना होता है, समझना होता है। भारत का इतिहास काफी समृद्ध एवं विस्तृत है। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत का इतिहास अभी कुछ ही दिनों में बन गया है। भारत का इतिहास बहुत पुराना, समृद्ध और विस्तृत रहा है। भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है। अगर हमें वर्तमान भारत को देखना है तो वर्तमान भारत में परिवर्तन लाने से पहले हमें इसके अतीत, इसके प्राचीन और मध्य युग में जो परिवर्तन हुए, जो भारत की कहानी रहा, उसको समझना क्या है, जरूरी है। कि भारत के औपनिवेशिक अनुभवों को जाने, मतलब भारत कैसे गुलाम रहा, कैसे दूसरे दूसरे देशों का औपनिवेश बन करके उनके उपनिवेश के रूप में रहा, उनके अंडर में रहा, तो उस समय के इतिहास को भी जानना क्या है, जरूरी है। क्योंकि वर्तमान में तो हमें दिख रहा है कि भारत की स्थिति कैसा है, लेकिन ये स्थिति होने के पहले जो इसके इतिहास में, जो इसके अतीत में बीता है, उसकी भी जानकारी होना क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाओं की शुरुआत औपनिवेशिकता की देन है। मतलब कि भारत में ये जो आधुनिक युग आ गया है, अब ये जो आधुनिक विचार और आधुनिक संस्थाएं आ पड़ी हैं, ये केवल और केवल औपनिवेशिक की देन है। अगर औपनिवेशिकता भारत में नहीं आता तो यहाँ ये जो आधुनिक युग आया है ये नहीं रहता, भारत के इतिहास कुछ और ही रहता। उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण भारत ने आधुनिक विचारों को जाना। मतलब कि ये उपनिवेशवाद अगर नहीं आया रहता बिहार भारत में, अगर भारत में दूसरे देश आकर के यहाँ नहीं रहे रहते तो भारत में आधुनिकतावाद नहीं आया रहता। क्योंकि भारत जो है अपनी पुरानी परंपरा को ही बनाए रखता। ये अलग अलग जो विधियां हैं, जो परंपराएं चलती आ रही थी, वही परंपराएं चलते रहती आज। लेकिन औपनिवेशिकता के आ जाने के चलते, उपनिवेश बन जाने के चलते, उन्हीं उपनिवेशों का प्रभाव है कि आज भारत में आधुनिकतावाद और आधुनिक विचार आ पड़ा है। यह एक विरोधाभासी स्थिति भी थी। इस दौर में भारत ने पाश्चात्य उदारवाद एवं स्वतंत्रता को आधुनिकता के रूप में जाना। वहीं दूसरी ओर इन पश्चिमी विचारों के विपरीत भारत में ब्रितानी उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं उदारता का अभाव था। मतलब कि स्वतंत्रता और उदारता का क्या था, अभाव था। मतलब कि ये लोग होना नहीं चाहते। इस दौर में भारत के विपरीत हो गए ना, इस तरह के अंतः विरोधी तथ्यों ने, अंतः विरोधी मतलब कि एकदम से विरोधी जो बातें हैं, जो तथ्य रहे, इसने भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तनों को दिशा दी एवं उन पर प्रभाव डाला। मतलब कि जो अंतः विरोध रहा, उन सभी विरोधों के तथ्यों ने भारतीय सामाजिक संरचना और इसकी संरचना में परिवर्तन लाना स्टार्ट किया। एक नई दिशा मिला और एक अलग प्रभाव में चला। ऐसे अनेक संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बारे में भारत सामाजिक जो है, भारत में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन, हमारी विधि व्यवस्था, हमारा सामाजिक जीवन और संविधान, उद्योग एवं कृषि, हमारे
नगर और गांव, इन सब पर उपनिवेशवाद के विरोधाभासी अनुभवों का गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब इन सभी चीजों का, कृषि, व्यापार, राष्ट्रीय आंदोलन, विधि व्यवस्था, राजनीतिक जीवन, संविधान, इन सभी का प्रभाव का जो अनुभव रहा, ये बहुत गहरा अनुभव पड़ा। उपनिवेशवाद के साथ हमारे इन विरोधाभासी संबंधों का प्रभाव आधुनिकता पर भी पड़ा। इसके कुछ उदाहरण जो हम अपने आम जीवन में पाते हैं। अब वो उदाहरण किस तरह से हैं? हमारे देश की स्थापित विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप और प्रतिमानों पर आधारित है। मतलब ये जो संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था है, ये सभी ब्रिटिश प्रारूप एवं प्रतिमान पर ही आधारित है। मतलब जिस तरह से अंग्रेज रहे, उन्हीं पर क्या है, ये सभी आधारित है। उनके विधि पर, उन्हीं के कानून नियमों को चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारा सड़कों पर बताए बाएं चलना भी ब्रिटिश अनुकरण है। मतलब कि हम सड़क के बाएं ओर ही चले, ये किसका अनुकरण है? ये अनुकरण है ब्रिटिश का ही। ब्रिटिश ने ही बता करके गया सब कि हमें सड़क के बाएं ओर चलना चाहिए, तो उसी के बताए गए रास्ते को आज भी हम पालन करते हैं। अभी भी हमें सड़क पर चलना होता है तो किस साइड में चलते हैं? बाएं साइड में। कहते ये हमारा साइड है। सड़क के किनारे रेहड़ी और गाड़ियों पर हमें ब्रेड, ऑमलेट और कटलेट जैसी खाने की चीजें आमतौर पर मिलती हैं। और तो और एक प्रसिद्ध बिस्कुट निर्माता कंपनी का नाम भी ब्रिटेन से संबंध है। ब्रिटेन से संबंध है ब्रिटानिया। बिस्कुट का नाम है ब्रिटानिया। अनेक स्कूलों में नेक टाई पोशाक का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। मतलब कि आज भी हम लोग स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो क्या है, सब अंग्रेजियत ही है। टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, ये सभी चीज रहना आवश्यक हो गया है। कितनी पाश्चात्यता है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली इन चीजों में। हम प्राय पश्चिम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अक्सर विरोध भी करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। इन उदाहरणों से पता चलता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। मतलब कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है वो तो हमें आजाद करके चला गया, लेकिन उसका असर अभी भी हमारे जीवन से जा नहीं रहा है, अभी भी हमारे जीवन में है। हम अंग्रेजी भाषा का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके बहुआयामी और विरोधात्मक प्रभाव से हम सब परिचित हैं। उपयोग में आने वाली अंग्रेजी मात्रा भाषा नहीं है, बल्कि हम पाते हैं कि बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं भी की हैं। अंग्रेजी के ज्ञान के कारण भारत को भूमंडलीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता है कि अंग्रेजी आज भी विशेष अधिकारों की द्योतक है। जिसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता है, उसे रोजगार के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं, हर जगह क्या है, अंग्रेजी 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 छिटाया है। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनेक वंचित समूहों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। दलितों के संदर्भ में ये बातें उपयुक्त है। उपरांत परंपरागत व्यवस्था में दलितों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा था। अंग्रेजी के ज्ञान से अब दलितों के लिए भी अवसरों के द्वार खुल गए हैं। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हमें उन अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों का उल्लेख किया है जो उपनिवेशवाद के कारण आए। मतलब उपनिवेशवाद के कारण कौन कौन से संरचनात्मक परिवर्तन है, इसी चैप्टर में हमें जानना है। अब हम इस जानकारी के बाद उपनिवेशवाद के एक संरचना एवं व्यवस्था के रूप को समझेंगे। तो समझना है क्या? उपनिवेशवाद ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में नवीन परिवर्तन किए
मतलब कि नए नए परिवर्तन किए, नया नया परिवर्तन आया। इस चैप्टर में हम दो संरचनात्मक परिवर्तनों, एक औद्योगिकरण और दूसरा नगरीकरण की चर्चा करेंगे। हमारे विचार का मुख्य केंद्र तो विशिष्ट औपनिवेशिकतावाद होगा, मतलब कि जो औपनिवेशिकतावाद है यही हमारा चर्चा का विषय होगा। पर साथ ही हम स्वतंत्र भारत में हुए विकास का भी उल्लेख करेंगे कि भारत जब आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो इसमें विकास कैसे कैसे आया, क्या क्या करना पड़ा, इस चीज को भी जानना होगा। इन सभी संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए, जिनकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे, चैप्टर 2 में। हालांकि इन दोनों परिवर्तनों के अलग करना बहुत कठिन है, फिर भी आप देखेंगे कि संरचनात्मक परिवर्तनों की चर्चा कैसे सांस्कृतिक परिवर्तनों को सम्मिलित किए बिना कठिन है। मतलब कि अगर सांस्कृतिक परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं किया जाए तो ये संरचनात्मक परिवर्तन का चर्चा करना क्या है, बहुत कठिन होगा। अब हमें ये चीज समझना होगा सबसे पहले कि उपनिवेशवाद क्या है। तो एक स्तर पर देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है।